Am I audible? Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो पिछले क्लास में हमने क्या स्टडी किया था? कंडक्शन एंड ब्रेकडाउन इन लिक्विड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो आज देखेंगे लिक्विड डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल देखेंगे, उसका प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो लिक्विड डाइलेक्ट्रिक से इसका एग्जांपल क्या है? ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल मतलब कि ट्रांसफार्मर में हम जो ऑयल यूज करते हैं वो एक लिक्विड डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। कैपेसिटर ऑयल, केबल ऑयल, ये लिक्विड ऑयल का कुछ एग्जांपल है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका प्रॉपर्टी क्या है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल, कैपेसिटर ऑयल, केबल ऑयल एंड तो अब हम देखेंगे कि ये जो लिक्विड डाइलेक्ट्रिक है, इन सारे लिक्विड डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होता है, क्या होता है, इसका वैल्यू कितना आता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। पहले ले लो फर्स्ट इसका रिलेटिव परमिटिविटी देखते हैं, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है तो क्या है। ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम 50 हर्ट्ज में देखेंगे इसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है। देखो ट्रांसफार्मर ऑयल जो है इसका परमिटिविटी होगा, रिलेटिव परमिटिविटी होगा 2.2 से 2.3 तक, ठीक है।
कैपेसिटर का होगा 2.1, केबल ऑयल जो है उसका होगा 2.3 से 2.6 तक, 2.3 से 2.6, एंड सिलिकॉन ऑयल जो है उसका होगा 2.7 से 3 तक। ठीक है, तो ये हो गया है इसका रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि किस किस ऑयल का, किस डाइलेक्ट्रिक लिक्विड का रिलेटिव परमिटिविटी सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ये सिलिकॉन ऑयल जो है, इस सिलिकॉन ऑयल का रिलेटिव परमिटिविटी सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ पर सबसे कम होता है किसका, ये जो देख रहे हो कैपेसिटर ऑयल, कैपेसिटर ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसका बैकग्राउंड स्ट्रेंथ क्या होगा। एट टेम्परेचर पे, क्योंकि ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड टाइम ड्यूरेशन 1 मिनट लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो इस सिचुएशन में जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होगा ट्रांसफार्मर ऑयल का वो कितना होगा, 12 केवी पर मिलीमीटर। ठीक है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा 12 केवी पर मिलीमीटर। कैपेसिटर ऑयल जो है उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा कितना होगा, 18 केवी पर एमएम। ठीक है, नेक्स्ट केबल ऑयल का देखेंगे, केबल ऑयल का कितना आएगा, 25 केवी पर, एंड ये जो सिलिकॉन ऑयल है इसका आएगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका है, यहाँ पर सिलिकॉन ऑयल का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। ठीक है, इसका जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होगा कितना होगा, 35 केवी पर एमएम। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट को देखेंगे, इसका जो डिसिपेशन फैक्टर है वो क्या है। डिसिपेशन फैक्टर मतलब क्या है, डेल टेन डेल एट 50 हर्ट्ज, मतलब 50 हर्ट्ज में डिसिपेशन फैक्टर कितना होगा, तो ट्रांसफार्मर ऑयल का कितना होगा, 10⁻⁻3। जो कैपेसिटर ऑयल है इसका आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻4। ये जो केबल ऑयल है इसका आएगा 2 इंटू 10⁻⁻6, एंड ये जो सिलिकॉन ऑयल है इसका आएगा 10⁻⁻3। ठीक है, ये हो गया हमारा जो टैंडल का वैल्यू है 50 हर्ट्ज में। ठीक है, अब देखेंगे टैंडल का वैल्यू 1 किलो हर्ट्ज में हम देखेंगे। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज में टैंडल का वैल्यू क्या आएगा, ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए आएगा 5 इंटू 10⁻⁻4। ये जो कैपेसिटर ऑयल है इसके लिए आएगा 10⁻⁻4, और केबल ऑयल के लिए आएगा, इसका भी 10⁻⁻4 ही आएगा, सिलिकॉन का भी 10⁻⁻, तीनों का सेम आएगा। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज में टैंडल का वैल्यू। अब इसका जो रेजिस्टिविटी है, इसका रेजिस्टिविटी हम देखेंगे, रेजिस्टिविटी क्या होगा, ओम सेंटीमीटर में। ओम सेंटीमीटर में, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए उसका रेजिस्टिविटी आएगा 10⁻12 टू 10⁻13। कैपेसिटर ऑयल के लिए आएगा 10⁻
13 से लेके 10⁴ ये जो केबल ऑयल है इसका आएगा 10⁻12 से 10⁻, और जो सिलिकॉन ऑयल होता है उसका क्या आएगा 0.5 इंटू 10⁻40। मतलब यहाँ पर देखो रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसका है, ये सिलिकॉन ऑयल का रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका जो एसिड वैल्यू होगा, इसका एसिड वैल्यू क्या होगा, हर एक का एसिड वैल्यू नील होगा, मतलब यहाँ पर कोई एसिड वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, और फाइनली हम देखेंगे इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर के लिए होगा 0.89, कैपेसिटर ऑयल के लिए होगा 0.89, केबल ऑयल के लिए होगा 0.93, एंड सिलिकॉन ऑयल के लिए होगा 1.0 से 0.1। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सिलिकॉन ऑयल के लिए सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इन चार लिक्विड डाइलेक्ट्रिक में से सबसे ज्यादा किसका है, तो किसका होगा, वो सिलिकॉन ऑयल के होगा। ठीक है, तो ये कुछ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है, ये हमने देखा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिक्विड डाइलेक्ट्रिक। तो अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। ठीक है, जब हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक, कोई बता सकता है कि मैग्नेटिक मटेरियल है क्या। सर जो मैग्नेटिक फ्लक्स को इजीली परमिट करता है, अच्छा, सर जैसे आयरन, और सर आयरन और निकेल हो गया सर, निकेल सर। आयरन निकेल। अच्छा, ये बोल सकते हो कि आयरन निकेल किस टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल है। सर पारा मैग्नेटिक है शायद। पैरामैग्नेटिक है, अभी तो बोल रहे हो यस। बहुत बहुत इजीली ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, पैरा कैसे होगा। निकेल हाँ। कोबाल्ट जो इजीली मैग्नेटाइज्ड होता है, कौन सा मटेरियल, यस। सॉफ्ट मैग्नेटिक। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। हाँ, सॉफ्ट हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, लेकिन उसका टाइप क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, है कि नहीं। यस यस सर, फेरोमैग्नेट। हाँ, तो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फेरो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब पढ़ेंगे। तो अभी बस हमें ये जानना है कि मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो सिंपल सा एग्जांपल है, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब मटेरियल व्हिच कैन बी मैग्नेटाइज्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है। तो क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल व्हिच कैन बी
मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो मैग्नेटिक मटेरियल को जानने के लिए हमें मैग्नेट जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, ठीक है, वो हमें जानना होगा, क्लियर करना पड़ेगा कि एक्चुअली मैग्नेट होता क्या है। तो मैग्नेट तो अपने तुम सब पढ़ा होगा मैग्नेट से पहले, तो बता सकते हो कि मैग्नेट होता क्या है? नेचुरली मैग्नेट क्या होता है? एक नेचुरल एक मैग्नेट तरह होता का है, मटेरियल होता है सर, जो मतलब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने का या रिपल्शन करने का काम करता है। रिपल्सन करने का उसमें स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो ये दो टाइप का होता है, कितना, एक नेचुरल मैग्नेट होता है तो हमें नेचर से, नेचुरल एक होता है सर, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक आर्टिफिशियल होता है, बड़ी good। तो नेचुरल जो मैग्नेट होता है उसका जो शेप रहता है वो क्या, वो नेचुरली इरेगुलर शेप में पाया जाता है, ठीक है। उसका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, और जो उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कितना क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। मतलब नेचुरल मैग्नेट को हम देखेंगे क्या होता है। तो नेचुरल मैग्नेट हैव often irregular shape and they are weak। ये हमारा नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है। और एक होता है क्या, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब आर्टिफिशियली इस मैग्नेट को बनाया जाता है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि ये जो निकेल, कोबाल्ट या स्टील या सॉफ्ट आयरन जो भी है, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाता है। इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है इससे, और एक परमानेंट मैग्नेट बनता है कि नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है नेचुरली, ये जो सॉफ्ट आयरन होता है, मतलब कि जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर टेम्पोररी मैग्नेट बनता है। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमें हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसका क्या होगा, वो मटेरियल, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हार्ड होगा। जैसे कि मान लो एल्निको है, फेरिट है, ये क्या होगा, ये कुछ हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल है जिससे हम परमानेंट मैग्नेट को बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दो टाइप का आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है आर्टिफिशियल। इट इज फाउंड दैट a piece of iron or steel can acquire magnetic properties on having with a मतलब कि देखो ये जो आयरन होता है, स्टील होता है, इसको क्या क्या करते हैं, इसे किसी मैग्नेट से इसे करने से क्या होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर हो जाता है, ठीक है।
इससे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। या फिर किसी मैग्नेट के पास अगर ये आयरन या स्टील हो या कोबाल्ट हो, इस मटेरियल को हम वहां पर रखते हैं, तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी के थ्रू उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर हो सकता है, ठीक है। या तो फिर हम बोल सकते हैं मैग्नेटाइज्ड हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट नेचुरली जो होता है वो कुछ बार टाइप का होता है, जैसे कि बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट मतलब सिंपल सा एक बार होता है, एक साइड में नॉर्थ पोल होता है, एक साइड में साउथ पोल होता है। और क्या होता है, और जो होता है हॉर्स शू, हॉर्स शू मैग्नेट, मतलब कि उसका शेप कैसा होता है, कुछ इस तरह सा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हॉर्स शू मैग्नेट। एक एंड पे नॉर्थ पोल होगा, एक एंड पे साउथ। और एक टाइप का होता है मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक, ये कुछ इस टाइप का होता है, नीडल का टाइप का ऐसा भी। इसका एक साइड पे नॉर्थ होता है, एक साइड पे साउथ। तो बेसिकली इन तीन टाइप का होता है। एक रिंग टाइप का भी एक मैग्नेट होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट हम बनाते हैं रिंग टाइप का, रिंग से का भी एक होता है। तो देखो इसमें से जो सिंपल फॉर्म है ये बार मैग्नेट, हम इसके बाद बार मैग्नेट को लेके ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम देखते हैं बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट क्या होता है, इज द मोस्ट commonly used form of an artificial magnet which have north pole and south pole of some strength at some distance। मतलब कि ये जो बार मैग्नेट होता है, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ एन आर्टिफिशियल मैग्नेट which have north pole and south pole of some strength at some distance। मतलब कि ये जो बार मैग्नेट होता है, देखो यहाँ पर दो तरह के पोल होता है। मतलब कि इसका जो एंड है वो एंड पे दो पोल होता है, दोनों एंड पे एक को हम नॉर्थ पोल कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। और इसके बीच में एक डिस्टेंस होगा, ठीक है। इसके बीच में एक डिस्टेंस होगा। तो ये हो गया हमारा बार मैग्नेट। अब देखो ये जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो मान लो कि एक बार मैग्नेट है, उसे एक एक धागे पे बांध के उसे फ्रीली अगर लटका दे तो क्या होगा, उसका जो नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन होगा, मतलब जिस पोल हमारा जो जियोग्राफिकल जो नॉर्थ साइड है, मतलब जियोग्राफिकल जो नॉर्थ पोल है, उस डायरेक्शन में जो पोल रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे, ठीक है। और ये मैग्नेट का जिस साइड या जिस पोल जियोग्राफिकल साउथ साइड में होगा, ठीक है, मतलब जियोग्राफिकल जो साउथ पोल है उस डायरेक्शन में होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम साउथ पोल कहेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मैग्नेट का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना कि ये मैग्नेट का सबसे ज्यादा मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होता है ये
पोल में होता है, मतलब के दो साइड पे जो पोल रहता है उस पोल में ही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। अब हम कुछ इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसका कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। सर ये सर मैग्नेट सर बनता कैसे सर बार मैग्नेट से? सिंपल तो सर रबिंग से तो कुछ ही देर के लिए एक्वायर होता है सर, उसके बाद धीरे नहीं धीरे नहीं, वो वो जो अपने आप फेड हो होता है जाता है ना। हार्ट मैग्नेट जो होता है, और रबिंग के बाद जो देखो मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। हर एक मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बोला फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसका जो सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो सॉफ्ट मटेरियल परमानेंट मैग्नेट नहीं बनता है, मतलब कि वो मैग्नेटाइज होने के बाद अगर हम फील्ड को अप्लाई करना बंद कर दे तो क्या होगा, वो फिर से डिमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एल्निकोफेराइट मैंने बोला ना कि हार्ड मटेरियल है, उस हार्ड मटेरियल का जो है उसका कोएरेसिव फोर्स होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा होता है, तो उस मटेरियल से हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, ठीक है। सर सिंपली सर रब करने से बन जाएगा सर? अब थोड़ा तो प्रोसेस करना पड़ेगा, उसका तो कुछ मिक्स अच्छा मिक्स करना भी तो पड़ेगा ना। मेन प्रोसेसर यही। हाँ, मेन तो यस यही है। ठीक। और सिर्फ राप करने से नहीं, अगर पास में किसी मैग्नेट के पास अगर अगर कुछ ये जो मैग्नेटिक मटेरियल आप रखोगे तो क्या होगा, वो इंडक्शन के थ्रू क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो एक्वायर कर लेगी, ठीक है। इंडक्शन के थ्रू वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा, मतलब कि उस मटेरियल को मैग्नेट से टच करने की जरूरत ही नहीं होगा, ठीक है, तो भी वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो एक्वायर कर सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर बार मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी क्या होता है, तो बेसिकली बार मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी होता है क्या होता है, ये एक छोटा सा स्मॉल पीस होता है, थोड़ा इसको निकाल। देखो यहाँ पर क्या है, बार मैग्नेट का जो बेसिक प्रॉपर्टी होगा वो इस तरह से होगा। फर्स्ट पॉइंट को देखो क्या बोल रहा है, every magnet attracts small piece of magnetic substance like iron, cobalt, nickel, steel, ठीक है, towards it. The attraction is maximum at the two end of magnet. These ends are called poles. ये तो मैंने बता ही दिया कि मैग्नेट ये कुछ जो मटेरियल होता है आयरन, कोबाल्ट, लाइक ऐसा कुछ मटेरियल होता है, निकेल, स्टील, जो अपने तरफ से खींचता है। और ये जो एट्रैक्शन होता है ना, ये एट्रैक्शन मतलब कि ये जो स्ट्रेंथ होता है, ये स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, वो दो एंड पे होता है। जिस दो एंड को हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड क्या है, when a magnet is suspended freely with the help of a thread, it comes to rest along the north
स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पर जो बोल रहा है कि वो जो एक मैग्नेट को अगर हम फ्रीली लटका देते हैं तो क्या होगा, उसका जो नॉर्थ पोल है उस पोल का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, जो जियोग्राफिकल जो डायरेक्शन है नॉर्थ का, उस नॉर्थ का डायरेक्शन में ही इस नॉर्थ का डायरेक्शन होगा, और जियोग्राफिकल जो साउथ का डायरेक्शन होगा इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है, साउथ पोल का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोल रहा है। अब देखो ये मैग्नेट का दो लाइन होता है, एक लाइन क्या है, एक लाइन जो है ये लेंथ बराबर जो एक लाइन हमने ड्रॉ की है इसको कहते हैं एक्सियल लाइन। मैग्नेट का क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन कहते हैं। और इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर सेंट्रल पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो ये दो लाइन है, एक एक्सियल लाइन हो गया, एक इक्वेटोरियल लाइन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि लाइक पोल जो है, लाइक पोल्स रिपल्स एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हम सभी जानते हैं कि ये जो दो पोल होता है नॉर्थ और साउथ पोल, इसका जो स्ट्रेंथ होता है इक्वल होता है, लेकिन इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट। नेटवर्क प्रॉब्लम्स तो हो जाए। अभी सुनाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि दो पोल होता है, ये दो पोल नॉर्थ और साउथ पोल, ये दो पोल का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो नेचर होता है वो ऑपोजिट नेचर होता है। तो यहाँ पर जो लाइक पोल होगा मतलब कि दो नॉर्थ पोल या दो साउथ पोल क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। ठीक है, एक दूसरे को रिपल करेगा। और जो अनलाइक पोल होता है मतलब ऑपोजिट पोल होता है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि एक नॉर्थ पोल के पास अगर एक साउथ पोल होगा तो वो एक दूसरे का बीच में जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्शन फोर्स आएगा, मतलब कि वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आप देखो ये फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ये भी मैंने बोल दिया है कि इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या है। जब मैग्नेटिक मटेरियल को किसी भी मैग्नेट के पास हम रखेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब के वो उसमें एक मैग्नेटिज्म आ जाएगा। मतलब कि मटेरियल जो मैग्नेट है, मैग्नेट के जिस प्रॉपर्टी की वजह से बिना टच किए किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर वो मैग्नेटिज्म करता है तो इसको, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब कि बिना टच किए ही वो मैग्नेट उस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैग्नेट का। तो वही यहाँ पर बोला गया है, देखो व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नेट magnetic material like soft iron, cobalt and nickel etc. is placed near a bar magnet, it acquires magnetism. मतलब ये magnetism को acquire कर लेगा। ठीक है, the magnetism so acquired is called induced magnetism and this property of magnetism is called inductive property. इसको हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव प्रॉपर्टी कहेंगे। मतलब कि यहाँ पर कोई रब करने का कोई जरूरत ही नहीं है और टच करने का भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये देखो ये लास्ट वन क्या है, द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, द पोल ऑफ ए मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड, दैट इज मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि ये जो मैग्नेट होता है इसका तो दो पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ये हमेशा पेयर में ही रहते हैं। ठीक है, पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर इसे हम देखो ये बीचों बीच अगर इसे हम तोड़ दे तो क्या होगा, एक नॉर्थ और एक साउथ क्रिएट होगा क्या, नहीं। अगर इसे तोड़ के दो छोटा छोटा ये ले लेते हैं तो इसका जो होगा हर एक का नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी हो जाएगा। मतलब कि अगर किसी भी मैग्नेट को हम तोड़ देते हैं तो उस तोड़ने के बाद उसके अंदर भी नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये नॉर्थ और साउथ पोल को तोड़ने से हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, ये बात को याद रखना। इसे हम कभी भी
तोड़ नहीं सकते। जैसे मान लो कि एक कॉइन है, कॉइन का हेड्स और टेल होता है ना, हेड और टेल को अगर कभी भी अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वैसे ही मैग्नेट को तोड़ने से इसका जो पोल है उस पोल को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एक्सिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हम सभी जानते हैं कि हर एक मैग्नेट के अराउंड में वो जो रीजन होता है या स्पेस होता है, वहां पर क्या होता है, किसी भी दूसरे मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग जो कंडक्टर होते हैं या फिर वायर होते हैं, वहां पर अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर मतलब कि उस मैग्नेट या फिर उस कंडक्टर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब क्या है, किसी भी मैग्नेट का अराउंड में जो रीजन होता है ना, उस रीजन में अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर को वहां पर रखेंगे तो उस मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। उस स्पेस या उस रीजन को ही हम मैग्नेट के अराउंड में, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड।